प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम 16 महाजनपदों के उदय के पश्चात के इतिहास के बारे में बात करेंगे और यहाँ जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो वो करेंगे मगध का उत्कर्ष। इन 16 महाजनपद में से एक जनपद था मगध, तो आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। अगर आप इस महाजनपद पर शासन की व्यवस्था की बात करें तो ये महाजनपद सारे महाजनपदों में से केंद्र में रहेगा। कारण क्योंकि ये सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और शासन और सत्ता की दृष्टि से सबसे मजबूत है। इस कारण से पूरी हिस्ट्री जो है, यहाँ के बाद की हिस्ट्री इसके आसपास घूमेगी। ठीक है, इसके अगर हम टाइम पीरियड को हम देख के चले तो ये टाइम पीरियड, इसमें जो शासन व्यवस्था चली वो चली 3 वंश के आधार पर। पहले आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश और फिर आया मौर्य वंश। तो इतिहास को इन सारे के सारे वंशों में सबसे ज्यादा मजबूत और इंपोर्टेंट इतिहास की दृष्टि से मौर्य वंश है। तो यहां से इतिहास को 3 पीरियड में बांटा जाएगा। पहले पीरियड को कहा जाएगा पूर्व मौर्य काल, इसके पश्चात स्वयं मौर्य काल आ जाएगा तो उसे मौर्य वंश या मौर्य काल कहा जाएगा, और बाद वाले को कहा जाएगा उत्तर मौर्य काल। तो यहां से इस हिस्ट्री को हम इन 3 चरण में पढ़ेंगे, इन वंशों के बारे में इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर यहां हम बात करते हैं तो यहां वंश आ जाएंगे 3, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदवंश। ये तीनों जो है पूर्व मौर्योत्तर काल में आएंगे। साथ साथ भारत पर होने वाले 2 महत्वपूर्ण हमले, भारत पर होने वाला पहला हमला, पहला आक्रमण आप यहीं पढ़ेंगे, और दूसरी इस सीक्वेंस में से हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हर्यक वंश से। अगर आप बात करें मगध पर शासन करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो यहां भी सबसे पहला जो व्यक्ति ने शासन किया मगध पर, प्रथम व्यक्ति मगध पर शासन करने वाला आपने देखा भी कौन था प्रथम व्यक्ति? प्रथम शासक आप कहेंगे तो वो हुआ है बृहद्रथ, बृहदत्त। ठीक है, और इसके पश्चात इसी के पुत्र नाम है जरासंध। जरासंध ने मगध पर शासन किया। लेकिन आपने अभी हर्यक वंश पढ़ा है, हर्यक वंश में इन दोनों का जिक्र नहीं, क्योंकि ये उनसे पहले शासन कर चुके हैं। ये किसी प्रमुख वंश से रिलेटेड नहीं है, इस कारण से इतिहास में इनका जिक्र नहीं होता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मगध जिसकी राजधानी, इसे राजगृह, इसकी राजधानी जो है, आपसे राजधानी पूछ सकता है तो राजधानी है राजगृह, राजगृह अथवा ग्रीब्रिज, ग्रीब्रिज ये राजधानी है मगध की। तो यहां शासन करने वाला प्रथम व्यक्ति है। लेकिन अगर हम वंश की बात करें तो इस मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश अगर हम बात करेंगे तो वो आएगा हर्यक वंश। ठीक है बच्चों, अगर पूछे इसके संस्थापक तो संस्थापक इसके हुए बिंबिसार। आपसे पूछेगा समय है 544 ईस्वी पूर्व। 544 ईस्वी पूर्व मगध हर्यक वंश की स्थापना करी बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के विषय में कुछ प्रमुख बातें हैं। एक तो यह है
बुद्ध का, गौतम बुद्ध का समकालीन एवं अनुयायी था। ये से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध के जो प्रमुख मानने वाले थे उनमें। दूसरा, इसने अंगराज्य को अंग पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया था। इसने एक नीति का प्रयोग किया। इसने अपने आसपास के जो मजबूत साम्राज्य थे वहां की राजकुमारियों से विवाह किया। इसने एक से अधिक विवाह की नीति का प्रयोग करके जो आसपास के राज्य थे वहां की राजकुमारियों से विवाह करा और विवाह करके अपने राज्य के साथ विषम परिस्थिति में उनका समर्थन जुटा लिया। ठीक है, जैसे इसने शादी की कौशल राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया और विवाह में दहेज स्वरूप इसने काशी को प्राप्त किया। ये राज्य स्वयं में भी काफी मजबूत थे, तो यहां की राजकुमारी से विवाह करने का लाभ ये मिला कि अगर विषम परिस्थिति में उन राज्यों से कोई समर्थन जुटाना हो किसी बाहरी आक्रमण की परिस्थिति में, तो इन राज्यों से समर्थन मिलेगा क्योंकि वहां की राजकुमारी इसकी ब्याता थी। ठीक है, इसने इसकी दूसरी पत्नी का नाम है चेलना। पूछ लेता है पत्नी का नाम दूसरी पत्नी का नाम, हाँ, चेलना। ठीक है, इसके जो राज दरबार में इसका प्रसिद्ध वैद्य, इसके प्रसिद्ध वैद्य का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, जीवक। इसके प्रसिद्ध वैद्य का नाम है जीवक। जीवक था जिसे इसने अवंती के शासक चंद्रप्रगोत की सेवा में भेजा। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मैंने कहीं लिखवाया 544वीं पूर्व इसने शासन शुरू किया और 493 या 92 कह सकते हैं, 493 ईस्वी पूर्व इसके पश्चात गद्दी पर बैठा इसका पुत्र। लेकिन गद्दी पर वो कैसे बैठा, ये एक विशेष विषय है इस वंश का। मिटा दीजिए यहां तक का। इसके पश्चात गद्दी में बैठता है इसका पुत्र का नाम है अजातशत्रु। 493 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। ये बैठा कैसे, इसने हत्या कर दी अपने पिता की, किसकी, बिंबिसार की। ठीक है, एक बात इसके विषय में ये आ गई कि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठा। 493 से 463 ईस्वी तक रहेगा। ये हटेगा ऐसे, जैसे इसने अपने पिता को हटाया ऐसे ही हट जाएगा गद्दी से। इसके विषय में खास बात यह है कि इसी के शासन में या इसी के समय में गौतम बुद्ध, बिल्कुल ठीक, एवं महावीर दोनों की मृत्यु हुई। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो गौतम बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण भी इसी ने करवाया।
और क्या हुआ, ध्यान से देखो, बौद्ध समितियां होती है, जो पहली बौद्ध समिति होगी वो अजातशत्रु के शासनकाल में होगी। ठीक है, तो यहां ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध समिति। अजातशत्रु के शासनकाल में। ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। एक इससे जुड़ा हुआ चीज है वज्जी। वज्जी पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। और क्या इंपॉर्टेंट है इससे अजातशत्रु से? अजातशत्रु ने दो उस समय के प्रसिद्ध शस्त्रों के निर्माण में भूमिका निभाई। शस्त्र नहीं कह सकते उन्हें, शस्त्र तो यह है कि हाथ में लेकर चला जाएगा, तो पर युद्ध में काम आने वाले ऐसे दो विशेष प्रबंधों का व्यवस्था करी उसने, जिनका नाम जो है, एक है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक, एक मुझे रत्मुशल एवं रत्मुशल दो युद्धक का निर्माण कराया। ये दोनों महाशिलाकंटक एवं रत्मुशल उस समय के युद्ध नीति में प्रयोग किए जाने वाले दो विशेष प्रयोग थे जो अजातशत्रु ने किए। आपने हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी बाहुबली, कौन सी थी? बाहुबली में ये दोनों दिखाए गए हैं। महाशिलाकंटक है जो बड़ी बड़ी शिलाओं को फेंक सकता हो विपरीत पक्ष की सेनाओं के ऊपर। तो ये ऐसे दो अस्त्र थे जो इसने प्रयोग करे, जिन्हें इसने बनवाया, उनके लिए भी ये जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे एक्सेप्टेड है अजातशत्रु से। अजातशत्रु के बारे में यहाँ से आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसे भी उस बात का परिणाम भुगतना पड़ा। इसकी हत्या इसके पुत्र ने कर दी। 493 में इसने अपने पिता की हत्या करी थी और 493 ईस्वी पूर्व है, ध्यान रखना, मैंने बोर्ड पर लिख रखी है सब जगह, ईस्वी पूर्व लिखा है जहां भी लिखा है। तो 493 ईस्वी पूर्व, 493 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा उदयन, इसने हत्या कर दी अजातशत्रु की, अपने पिता की। ठीक है, और क्या करा इसने इंपॉर्टेंट काम? इसने काम करा गंगा एवं सोन नदी, बढ़िया, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करी। सही कह रहा जो कह रहा, पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, 463, लो सही कह रहे हैं आप। 493 463 पर रहा अजातशत्रु और 463 में आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद इसी के वंश में अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध के बाद एक दो शासक और आए और इस वंश का अंतिम जो शासक बना वो था नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक का जो महाअमात्य था, महाअमात्य, इस बात को समझिए, महाअमात्य का मतलब क्या है? वो था शिशुनाग। भिन्न भिन्न विभागों के जो मंत्री थे उन्हें अमात्य कहते थे, और उन सभी मंत्रियों का जो प्रमुख होता था महामंत्री, उसे कहते थे महाअमात्य। तो इस नाग दशक का महाअमात्य शिशुनाग था। शिशुनाग ने पूरी शासन व्यवस्था को अपने प्रभाव में लेकर नाग दशक की हत्या कर दी। टाइम पीरियड है 412 ईस्वी पूर्व।
और स्थापना कर दी शिशुनाग वंश। बेटा दो दरवाजा। तो इस तरह से आपने यहां तक पढ़ लिया हर्यक वंश, और हर्यक वंश की समाप्ति के पश्चात एक नया वंश आ गया, और वंश का नाम क्या है? शिशुनाग वंश। संस्थापक हो गए कौन? स्वयं शिशुनाग। ठीक है। अब शिशुनाग ने भी हमला करा, और शिशुनाग ने अवंती के ऊपर हमला करके, इसने अवंती पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी, इसका जो उत्तराधिकारी है वो रहेगा, हाँ, इसने एक काम और किया शिशुनाग ने अपनी राजधानी ये जो मैंने आपको बताया था, इससे पहला जो शासक आया उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना कर ली। यानी कि ये राजधानी राजगृह गिरिब्रिज से लेकर चला गया पाटलिपुत्र, और ये पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी कौन आया? कालाशोक ने पहला काम तो यही करा। क्या करा? राजधानी जो है वापिस पुनः पाटलिपुत्र स्थापित की। और क्या करता है? बहुत फेमस है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे। जो दूसरी बौद्ध समिति है वो कालाशोक के शासनकाल में ही होगी। आपसे पूछा जाएगा ये 412 ईस्वी, सॉरी, ये बैठा है 412 ईस्वी पूर्व, ये आएगा 393 ईस्वी पूर्व। ठीक है। आपको पता है 383 में दूसरी बौद्ध समिति होगी। तो दूसरी जो बौद्ध समिति है वो इसी के शासनकाल में होगी। दूसरी बौद्ध समिति कालाशोक के समय एवं शासनकाल। ठीक है। इस वंश का अंतिम जो शासक होगा वो होगा नंदीवर्धन। ये आपसे पूछ सकता है। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या की महापद्म नंद ने। ठीक है। अब महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी तो वंश समाप्त हो गया, और आ गया अगला वंश। अगला वंश आ गया तो यहां मगध में होगी अगले वंश की स्थापना, और वंश का नाम पड़ा नंद वंश। ये नंदीवर्धन का अमात्य था, इसी के नीचे अमात्य के तौर पर कार्य कर रहा था। जैसे ही सुअवसर मिला इसने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके 366 ईस्वी पूर्व 366 ईस्वी पूर्व स्थापना करी। किसने? महापद्म नंद ने। ठीक है। बहुत सारी किताबें इसके बारे में ये कहती है कि इसके पश्चात इसके 8 पुत्रों ने शासन किया।
द्वारा शासन किया गया। इसके 8 पुत्रों में ही सबसे योग्य और प्रभावशाली शासक जो बना वो बना धनानंद। ठीक है, यहां से 2 बातें इंपॉर्टेंट है अब तक। किताबों और ग्रंथों के अनुसार जो महापद्म था ये प्रथम शूद्र शासक है, प्रथम शूद्र शासक, यानी एक पहला व्यक्ति ऐसा आया जो अब तक गैर क्षत्रिय आया शासन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है घनानंद, इसके टाइम पीरियड में भारत पर सिकंदर द्वारा यूनानी हमला किया गया, यूनानी आक्रमण हुआ। भारत पर होने वाला दूसरा आक्रमण है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड है 326 ईस्वी पूर्व। भारत पर होने वाला पहला आक्रमण इससे कहीं पहले हो चुका है। ठीक है, इसके पश्चात इसकी हत्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? टाइम पीरियड है 323 ईस्वी पूर्व और नींव रखेगा मौर्य वंश की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज हमने पूर्व मौर्य काल यहां तक पढ़ लिया। अब उस टाइम में होने वाले आक्रमण की बात कर ले, फिर इसके बारे में बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में तब। अब बात करते हैं भारत पर होने वाले आक्रमणों। आपसे पूछ सकता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने, किस देश ने किया, यह आपसे पूछ सकता है, अथवा किस वंश के शासकों ने किया, यह भी आपसे पूछ सकता है। भारत पर होने वाले आक्रमण। आज हम उन आक्रमणों की बात करेंगे जो पूर्व मौर्य काल में हुए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पूर्व मौर्य काल में भारत पर 2 हमले हुए हैं, 2 आक्रमण हुए हैं। जो पहला आक्रमण हुआ भारत पर, वो किया गया ईरानियों द्वारा, ईरानी शासकों द्वारा। ठीक है, अगर इनका वंश भी आप जानना चाहे तो इनका वंश था हक्का मानी वंश। ये हक्का मानी वंश के शासक थे। ठीक है, अगर पहला आक्रमणकारी आप भारतीय महाद्वीप पर कहेंगे, इसी वंश का भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण करने वाला, तो वो है साइरस। साइरस प्रथम कह सकते हैं आप इसे, और बहुत सारी किताबें केवल साइरस भी बोलती है। अगर भारतीय महाद्वीप पर पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति हम बात करें तो ये है साइरस। ये जो ईरानी है इन्हें बहुत सारी किताबें पार्शियन भी लिखती है। पार्शियन भी ईरानी को ही कहा जाता है, पार्शियन। ठीक है, पारस जो है वो ईरान को ही कहते हैं। इस कारण से वहां के रहने वाले लोगों को फारस, सुना होगा फारस नाम देश का, तो फारस और ईरान एक ही बात है। तो वहां के लोगों को, रहने वालों को पार्शियन लोग कहते हैं। ठीक है, तो आक्रमण करने वालों को पार्शियन। तो अभी ये जो हमला हुआ है, पहला हमला जो होगा वो भारतीय महाद्वीप पर होगा। अगर भारत पर पहला हमला कहेंगे तो वो इसी के पुत्र ने, और नाम है डेरियस, डेरियस प्रथम। किताबें इसे, भारतीय किताबें बहुत सारे ग्रंथ दारा प्रथम कहती है। इसने भारत पर पहला हमला किया सिंध प्रांत में। समय है 518 ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिए बात पर। ठीक है,
जो पहला हमला भारतीय महाद्वीप पर हुआ वो उस अधिकार क्षेत्र पर नहीं होता जो भारत का अधिकार क्षेत्र में था। इस कारण से साइरस के हमले को पूर्णतः भारत पर हमला न कहकर भारतीय महाद्वीप पर हमला कहा। लेकिन जो हमला डेरियस प्रथम ने किया है वो सिंध प्रांत में किया था। इस कारण से डेरियस प्रथम अथवा दारा प्रथम द्वारा किया गया पहला हमला भारत में माना जाता है। टाइम पीरियड है 518 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके एक हमले का इतिहास में बेनिफिट ये है डेरियस प्रथम का भारत में आने का और हमले करने का। भारत में खरोष्टी लिपि का उदय हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने के कारण भारत में किस लिपि का उदय हुआ? तो वो हुआ खरोष्टी लिपि का। 2 से 3 स्तंभ लेख ऐसे हैं जिनके 2 से 3 अभिलेख कहो, स्तंभ लेख ना कहो, अभिलेख ऐसे हैं जो डेरियस प्रथम के भारत पर आक्रमण की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये भारत पर होने वाला पहला आक्रमण है। अब बात करते हैं भारत पर आक्रमण होने वाले दूसरे आक्रमण की। तो दूसरा आक्रमण मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसने किया? ये किया है यूनानियों ने, बहुत फेमस यूनानी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यूनान से आने के लिए इन लोगों को, भारत आने के लिए बीच में इन्हें ईरान और ईरान के साथ लगे हुए खाड़ी के देशों से होकर आना पड़ा। तो हुआ ये कि पहले इन्हें आक्रमण करना पड़ा ईरान अथवा फारस के ऊपर। तो यहां का एक शासक हुआ जो मकदूनिया में जन्मा था और नाम था सिकंदर। ठीक है, इनके पिता का नाम था राजा फिलिप। इनके पिता की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। उसके पश्चात सिकंदर जो है गद्दी पर बैठा था। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपनी सेना को तीसरी शताब्दी पूर्व इसने आक्रमण किया। कहां? इसने आक्रमण कर दिया फारस अथवा ईरान पर। और वहां हराया किसको? वहां हराया इसने डेरियस तृतीय को पराजित किया। डेरियस तृतीय अथवा दारा तृतीय भी कह देते हैं इसको, दारा थर्ड। ठीक है, और दारा तृतीय को पराजित करता हुआ भारत की ओर बढ़ा, और भारत की ओर बढ़ाएगा तो सिंध में बढ़ेगा, और सिंध में भारत पर पहला आक्रमण। टाइम पीरियड है 326 ईस्वी पूर्व। भारत पर सिकंदर का पहला आक्रमण कहां होगा? ये सिंध प्रांत में होगा। सिंध प्रांत से भी परे अफगानिस्तान काबुल, और काबुल में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो पहला आक्रमण जो है ये करेगा तक्षशिला पर। और तक्षशिला पर ये आक्रमण करता है बच्चों। तक्षशिला पर आक्रमण करने के कारण इसकी सेना इतनी प्रभावशाली और इतनी बड़ी सेना थी कि जो तक्ष का राजकुमार था, राजकुमार अंबी, तक्ष पे उस समय शासन चल रहा था राजा अंबी। राजा अंबी जो है बिना लड़े इसकी दासता स्वीकार कर लेता है। सिंध के जितने भी प्रभावशाली राजा थे उसमें से तक्ष का राजा जो था सबसे प्रभावी था। तो जब तक्ष के राजा ने सिकंदर की दासता स्वीकार कर ली तो उसकी देखा देखी सिंध के लगभग सभी राजाओं ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम भी सिकंदर की जो दासता है स्वीकार करते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात ये भारत की ओर, सिंध से भारत की ओर चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहला व्यक्ति जो है जिसने इसकी चुनौती को स्वीकार किया, टाइम पीरियड वही चल रहा है 326 ईस्वी पूर्व। पंजाब
प्रांत का राजा है, नाम है राजा पोरश। बहुत सारी किताबें से पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली किताबें इसका जिक्र करती है राजा पोरश, पुरु भी बोल देती हैं। पोरश और पुरु ये एक ही व्यक्ति है। इसने जो प्रस्ताव था सिकंदर का, उसे नेग्लेक्ट कर दिया और युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। और ये 326 में एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, से कहते हैं हाइडे स्पीसीज का युद्ध, हाइडे स्पीसीज का युद्ध। समय वही 326 ईस्वी पूर्व। युद्ध जहां हुआ वो नदी है, नदी का नाम पूछ लेता है आपसे, नदी है आज की झेलम और वैदिक काल की वितस्ता। ठीक है, ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर की विजय, एवं पुरु की पराजय। लेकिन सिकंदर भारत की स्थिति, वातावरण और यहाँ के राजाओं के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, तो उसने इस बात को समझते हुए पुरु के साथ एक समझौता कर लिया कि मैं आपके साम्राज्य को आपके अधिकार में रहने दूंगा और आपकी सेना मेरे साथ भारत में युद्ध लड़ने में सहयोग करेगी। ठीक है, और इस तरह से सिकंदर संपूर्ण भारत पर हमले की स्थिति में हो गया। वो समय भारत में वर्षा काल का समय था। इस कारण से जब आप सिंध प्रांत से भारत में घुसेंगे तो आपको बहुत सारी नदियों का सामना करना पड़ेगा। जो आजकल सिंधु नदी आपकी है, जिसे हम फेमस नदी है, जितनी 5 से 7 नदियों का जाल है, तो उस 5 से 7 नदियों के जाल को पार करके आपको उत्तर भारत में आएंगे उस तरफ से। तो ये वर्षा का सीजन था, तो वर्षा के मौसम होने के कारण वो सब नदियाँ उफान पे थी और सेना को भारत में प्रवेश के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो रही थी, एक कारण था। दूसरा, वर्षा ऋतु में भारत में विभिन्न प्रकार के मौसमी संक्रमण फैलते हैं, खासकर उत्तर भारत में। इन मौसमी संक्रमण का भी सिकंदर की सेना को सामना करना पड़ा। सेना का बड़ा जो हिस्सा था वो बीमार हो गया और कहीं ना कहीं सेना का मनोबल टूटा और बीच में सिकंदर का खुद का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और सिकंदर को विवश होना पड़ा भारत से लौटने के लिए। और सिकंदर यहाँ से भारत से लौट गया और ये चला गया बेबीलोन और इसने अपना साम्राज्य दे दिया अपने ही सेनापति सेल्यूकस निकेटर को। इसने 2 शहर बसाए। एक शहर है अलेक्जेंड्रिया और दूसरा है राउ बुफेला। ये सिकंदर के घोड़े का नाम है और ये खुद सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर होता है तो उसके नाम पर ही अलेक्जेंड्रिया बन गया। यही सिकंदर का अपना, जो सिकंदर मरने के पश्चात उसको यहीं दफनाया गया। ठीक है, सिकंदर का जन्म मैंने आपको बताया था मकदूनिया में जन्म हुआ है। सिकंदर की मृत्यु यहां बेबीलोन में हो जाएगी। कब? टाइम पीरियड है 323 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इसकी मृत्यु के पश्चात भारत पर हमले की योजना बनाएगा सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि उसे लगता था कि सिकंदर ने वापस लौट के बड़ी गलती की। अगर हम एक बार इन 5 से 7 नदियों के जाल को भारत में पार कर ले तो संपूर्ण भारत पर हमारा अधिकार होता और भारत धन संपदा की दृष्टि से बड़ा मजबूत देश है, तो उस महत्वाकांक्षा के साथ पुनः भारत लौटेगा। लेकिन जब वो भारत लौटेगा तो स्थिति बदली हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि सिकंदर यहाँ से वापस लौटा और सिकंदर जो है बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई 323 ईस्वी पूर्व में और अलेक्जेंड्रिया में उसका मकबरा है। आपसे पूछ सकता है, अगर आपको इस चीज को याद रखना है तो आप MBA याद रख लेना सिकंदर से। MBA, M फॉर मकदूनिया, B फॉर बेबीलोन और A फॉर अलेक्जेंड्रिया। अगर ये तीनों चीजें आपको याद रह जाएगी आसानी से। आप याद रखना कि सिकंदर ने MBA कर रखा था उस टाइम में भी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे, सिकंदर का चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे व्यक्ति या दूसरे साम्राज्य का अंत हो गया।
इस बीच भारत में स्थिति बदली। मैंने आपको बताया था कि जब सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत के केंद्र मगध पर शासन कर रहा था कौन? नंद वंश का घनानंद। घनानंद को इस बात की सूचना कई विद्वान व्यक्तियों ने दी कि आप सिकंदर को वहीं रोको, सिंध प्रांत में ही। तो घनानंद ने मना कर दिया कि पहले वो आएगा हम तक लड़ने के लिए तो हम यहीं लड़ेंगे उससे, क्योंकि काफ़ी मजबूत सेना उस काल के व्यक्तियों में अगर सम्राट की संज्ञा किसी को दी गई है तो सम्राट की संज्ञा घनानंद को मिली है। आप पढ़कर आए हैं, हर्यक वंश पढ़ा है, शिशुनाग वंश पढ़ा है, नंद वंश पढ़ रहे हैं। इन तीनों वंश के शासकों में अगर किसी को सम्राट की संज्ञा दी गई थी तो वो घनानंद को दी गई थी। तो सम्राट की संज्ञा उसे मिलती है जिसके पास एक बड़ा भूभाग शासन में हो, ठीक है। तो इस कारण से वो मजबूत था, लेकिन उसने सोचा कि चुनौती मैं वहाँ जाकर स्वीकार करने के बजाय अगर वो मेरे द्वार पे आएगा तो मैं युद्ध करूंगा। लेकिन ये युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन नदियों ने सिकंदर को भारत में आने का प्रवेश मार्ग नहीं दिया। दूसरा बड़ा कारण था सिकंदर की सेना को मौसमी संक्रमण झेलना पड़ा। इस कारण से भी सिकंदर को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो कल के टॉपिक में हम बात करेंगे, यहाँ परिवर्तन हो जाएगा कि ये जो है 323 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी जाएगी किसकी? घनानंद की, और शासन हो जाएगा मौर्य वंश का। इस बारे में बात करेंगे और मौर्य वंश के बारे में देखेंगे कि क्या मौर्य वंश के आने से स्थितियाँ किस तरह बदली, ये स्थिति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो 2 हमले, दोनों का टाइम पीरियड आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक तुम्हें ठीक से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।